स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर के सामने मौत यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, जहां पर प्रियंका गांधी आज से अपनी सभा को शुरू करने जा रही है। दोस्तों बताएंगे कहां पर उनका बिहार में कार्यक्रम होने वाला है और इस सीट को लेकर एक बड़ी साजिश को पूरी तरीके से फ्लॉप करने जा रही है प्रियंका गांधी। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अखिलेश यादव कहां से प्रचार शुरू करने जा रहे हैं, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में राहुल गांधी को लेकर भी बड़ी जानकारी आई है दोस्तों, क्या 2 दर्जन से ज्यादा रैली करेंगे राहुल गांधी, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबरों की तरफ दोस्तों, बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी के नेता सांप्रदायिक बयान तक देने लगे हैं दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट तो दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में परिवर्तन होकर रहेगा तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर प्रियंका गांधी को लेकर बिहार में पार्टी के सारे बड़े कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे कि आखिर प्रियंका गांधी कब प्रचार करने के लिए आएंगी दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए खुशी की खबर यह है कि आज प्रियंका गांधी बिहार के प्राणपुर में सभा को संबोधित करने जा रही है दोस्तों। प्रियंका गांधी आज से चुनावी कैंपेन शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि प्राणपुर से कांग्रेस पार्टी के नेता तौकीर आलम चुनाव लड़ने जा रहे हैं दोस्तों। पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में तौकीर आलम को 77,002 वोट मिले थे, यानी बीजेपी के उम्मीदवार निशा सिंह से केवल 2,972 वोट कम मिले थे दोस्तों, यानी लगभग 3,000 के आसपास उनको कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, यानी लगभग चुनाव जीतने की स्थिति में थे। लेकिन इस सीट पर हुआ ये कि एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इशरत परवीन मैदान में उतर गई, जिसके कारण इंडिया गठबंधन के वोट आपस में डिवाइड हो गए दोस्तों, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिल गया और तौकीर आलम यहां से कांग्रेस पार्टी के नेता केवल 3,000 के अंतर से चुनाव हार गए दोस्तों। ऐसे में प्रियंका गांधी इन्हीं के प्रचार के लिए पहले दिन आज प्राणपुर में मौजूद रहने वाली है। प्रियंका गांधी की सभा को लेकर बताया गया है कि तौकीर आलम ने यह जानकारी प्रियंका गांधी को दे दी है कि स्थानीय स्तर पर किस तरीके की राजनीति होती है और एक निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवार जानबूझकर उतरवाया जाता है ताकि यहां पर मतदाताओं को आपस में विभाजित किया जाए और बीजेपी को फायदा मिल जाए। ऐसे में दोस्तों इस बार तौकीर आलम चुनाव जीतने की स्थिति में है। देखते हैं उन्हें लेकर और भी क्या जानकारी आगे सामने आती है दोस्तों, लेकिन यह बात है कि प्रियंका गांधी यहां पर प्रचार करने पहली बार जा रही है, तो इसका मतलब पहला प्रचार जब प्रियंका गांधी यहां करेंगे तो बिहार के लोगों में एक मैसेज आएगा, खासकर प्राणपुर के लोगों में, कि प्रियंका गांधी तौकीर आलम का सम्मान करती है और इसीलिए उनको जिताने के लिए पहली बार रैली की शुरुआत वो कर रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अब सभी लोगों को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी के सभा करने से बिहार के चुनावी समीकरण पलटेंगे तो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर दीपावली के बाद बिहार में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। करीब 15 जनसभाएं प्रस्तावित की गई है। जो जानकारी है उसके अनुसार राहुल गांधी अब 2 दर्जन से ज्यादा सभाएं करने जा रहे हैं दोस्तों, और आज दीपावली के बाद सारे कार्यक्रम लगाए जाएंगे। ऐसे में राहुल गांधी के साथ अब अखिलेश यादव भी बिहार के चुनावी रण में कूद रहे हैं दोस्तों। योगी आदित्यनाथ से बीजेपी प्रचार कराकर सोच रही थी कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो सवाल उठाया जाएगा उसका जवाब देने के लिए महागठबंधन के नेताओं को आगे आना पड़ेगा, यानी बिहार में महागठबंधन के लोग योगी के बयान का जवाब देंगे तो उससे कहीं ना कहीं माहौल और ज्यादा सांप्रदायिक होता नजर आएगा दोस्तों, जिसके कारण फायदा उन लोगों को मिलेगा जिन्हें सांप्रदायिक राजनीति करने में मजा आता है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए महागठबंधन अभी तक योगी आदित्यनाथ के द्वारा बिहार में उठाए जा रहे सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहे थे दोस्तों। ऐसे में महागठबंधन की ओर से उत्तर प्रदेश के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मैदान में कूदने जा रहे हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार अखिलेश यादव इसी सप्ताह से अब अपनी सभा का ऐलान करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। और अखिलेश यादव बिहार में खेसारी लाल यादव के लिए सबसे पहले वोट मांगते हुए छपरा जिले के विधानसभा क्षेत्र में नजर आएंगे, यानी छपरा के विधानसभा सीट पर खेसारी लाल यादव के लिए वोट मांगेंगे आरजेडी के उम्मीदवार के लिए। उसके बाद कैंपेन और तेजी से आगे बढ़ने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव के प्रचार करने के बाद कई सारे सीटों पर समीकरण पलटेंगे और इस बार बदलाव बिहार में जरूर होगा, पत्थर पर लिखी लकीर की तरह है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें बिहार में इंडिया गठबंधन को लेकर गोदी मीडिया की ओर से जमकर भ्रम फैलाया जा रहा है दोस्तों। दावा किया जा रहा है कि एक एक सीट पर इंडिया गठबंधन के 2-2 उम्मीदवार उतरे हुए हैं, जबकि एनडीए गठबंधन में 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर एनडीए गठबंधन के 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों, यानी उल्टा महागठबंधन पर ही ये लोग आरोप मढ़ रहे हैं, खासकर गोदी मीडिया वाले। ऐसे में इनके लिए एक बुरी खबर सामने आई है। खबर यह है कि गोरा बोराम से नहीं लड़ेगी राष्ट्रीय जनता दल, वीआईपी के खाते सीट चली गई है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार महागठबंधन धीरे धीरे करके आपसी कंफ्यूजन को दूर करता जा रहा है दोस्तों, लेकिन गोदी मीडिया वाले इन बातों को नहीं बताएंगे, केवल ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन में आपस में फूट पड़ी हुई है और एक एक सीट पर 2-2 उम्मीदवार है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि सीटों पर से उम्मीदवार अब धीरे धीरे करके बातचीत करके हटाना भी शुरू हो चुका है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की गोदी मीडिया का काम ही भ्रम फैलाना है, इसके लिए कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात इंडिया गठबंधन महागठबंधन 100% मानता है। और राहुल गांधी 15 रैलियां करने के बाद बिहार में अपनी सरकार बनाने के बाद पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। राहुल गांधी दिसंबर के पहले सप्ताह में पश्चिम बंगाल का दौरा करने जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जिला और ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती पर मंथन किया गया है। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार कांग्रेस बंगाल में एक बार फिर पुराने चेहरे अधीर रंजन चौधरी को जिम्मेदारी देकर मैदान में उतार सकती है। उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा सकता है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि जहां पर आज प्रियंका गांधी प्रचार करने जा रही है प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में, वहां से राष्ट्रीय जनता दल अपने उम्मीदवार के तौर पर पिछली बार लगभग 19,746 वोट इकट्ठा करने वाले इशरत परवीन को उतारने जा रही है। दोस्तों, हालांकि बाद में राष्ट्रीय जनता दल ने बताया है कि यह पूरी तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है और जो तस्वीरें दिखाई जा रही है एआई से बनाई गई है, यानी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन का एक उम्मीदवार तौकीर आलम चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर झंडा गाड़ेंगे। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मौलवी साहब, हमें नमक हरामों को वोट नहीं चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम समाज के लोग मोदी सरकार की योजना का लाभ उठाते हैं लेकिन उनका उपकार नहीं मानते, यानी मुस्लिम समाज के लोगों को अब टारगेट करने लगे हैं भाजपा के नेता। पहले मधुबनी के बीजेपी के सांसद अशोक यादव की ओर से मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर उल्टा बयान दिया गया था। दोस्तों, और मुस्लिम समाज के लोगों को कहा जा रहा था कि आप लोग नरेंद्र मोदी से सामान लेकर नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करते, यानी नरेंद्र मोदी सरकार की सरकारी योजना का फायदा मुस्लिम समाज के लोगों को भी मिल रहा है, इसके बावजूद मुस्लिम समाज के लोग वोट नहीं डालते। और सेम इसी तरीके का लगभग बयान गिरिराज सिंह का आया है। दोस्तों, यानी एक दिन पहले अशोक यादव और अगले दिन एक और बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह का बयान आया है। लगभग एक जैसा बयान है, जिसके बाद कहा जा सकता है कि ये टूल किट वाले बयान है। दोस्तों, जरूर बिहार के विधानसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम बहस करवाने को लेकर इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि ये सब कुछ प्रायोजित तरीके से हो रहा है और विपक्ष को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बीजेपी के लोग उनको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष के लोगों को असली मुद्दों पर अड़े रहना है, खासकर बेरोजगारी, महंगाई से लेकर रोजगार, कमाई, दवाई और सिंचाई और पढ़ाई सुनवाई पर अड़े रहना है। अगर आप भी मानते हैं कि विपक्ष को असली मुद्दों पर ही चुनाव लड़ना चाहिए और विपक्ष को इस तरीके किसी भी बयान का जवाब नहीं देना चाहिए, अगर विपक्ष कोई जवाब नहीं देगा तो भाजपा वालों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा और उनको 20 साल के उनके सरकार के कुशासन के बारे में बोलना ही पड़ेगा और वो उल्टा एक्सपोज होंगे। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर पटियाला के पूर्व मेयर संजीव बिट्टू ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हासिल कर ली है। कांग्रेस पार्टी में पंजाब के अंदर कई सारे नेताओं के शामिल होने का दौर जारी है। साथ साथ असम कांग्रेस ने प्रदेश भर में दिवंगत कलाकार जुबिन गर्ग के निधन को 1 महीना पूरा होने पर उसके उपलक्ष्य में जिला कांग्रेस कार्यालय में नाम प्रसंग और सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दोस्तों, सभी धर्मों के लोगों को इससे जोड़ा गया, असम की संस्कृति का पालन किया गया। ऐसे में जुबिन गर्ग वाले मामले को लेकर बीजेपी वाले बुरी तरीके से बैकफुट पर है। दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि चुनाव का असली मुद्दा जो होगा वो पुराने मुद्दे होंगे, यानी जो हिंदू मुसलमान वाले बयान होते हैं, दोस्तों उन्हीं के आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन अब जुबिन गर्ग के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से असम के अंदर एक्सपोज हो चुकी है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर जितने भी मीडिया वाले हैं दोस्तों, खासकर जिन्हें गोदी मीडिया वाले बोले जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और एनडीए गठबंधन को लिए माहौल बनाते रहते हैं, दोस्तों उन लोगों को तगड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने एक सर्वे करवाया और उसमें पोस्ट पर इंडिया गठबंधन को खुलकर समर्थन किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें किस पार्टी को मिलेगी, जब यह सवाल न्यूज 18 बिहार झारखंड के द्वारा पूछा गया दोस्तों, तो इसमें लगभग 14 घंटे में 4,10,000 लोगों ने वोट डाला दोस्तों, और उन्होंने पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन का समर्थन किया है। इस पूरे समीकरण के दौरान जो स्थिति है दोस्तों, उसके अनुसार राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा यानी 67% लोगों ने माना कि उनको सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी। दूसरे नंबर पर 20% लोगों ने माना कि बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी, जबकि 4 नंबर का ऑप्शन जो दिया गया था यानी कांग्रेस पार्टी को 8% लोगों ने कहा कि उनको सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी और जनता दल यूनाइटेड को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी। ऐसा बोलने वालों की संख्या केवल और केवल 5% है। तो राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी, यह दावा एक सर्वे में सामने आया है दोस्तों। इसके बाद अब लोगों ने कहा, खासकर जो इंडिया गठबंधन के समर्थक है, कि इस तरीके का सर्वे करवाओगे तो बार बार इसी तरीके से बैकफुट पर जाना पड़ेगा। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें दोस्तों
कांग्रेस पार्टी अब किसी पार्टी के लिए खाद नहीं बनेगी। सहरसा पहुंचे पप्पू यादव की ओर से बयान सामने आया है दोस्तों। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद कांग्रेस पार्टी के नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव हेलीकॉप्टर से सहरसा हवाई अड्डे पहुंचे, जहां पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए निशाना साधा। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में अब किसी की खाद कांग्रेस पार्टी नहीं बनेगी। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के बीच पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से गठबंधन का पालन किया, गठबंधन के धर्म का पालन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बिहार में अधिकार यात्रा के जरिए महागठबंधन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महागठबंधन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका निशाना किस ओर है आप लोग जानते हैं दोस्तों, लेकिन घूम फिरकर सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये कि क्या महागठबंधन एनडीए गठबंधन को बुरी तरीके से चुनाव हराने के लिए मैदान में उतर चुका है, और क्या एक बहुत बड़ा समीकरण देखने को मिलेगा, एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ कोचा धामन सीट से मास्टर मुजाहिद आलम को आरजेडी ने टिकट दिया। किशनगंज के मौजूदा आरजेडी के विधायक हाजी इजहार अशरफी का टिकट काट दिया गया है दोस्तों, यानी एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव जीतकर जो विधायक राष्ट्रीय जनता दल में गए थे उसमें इजहार अशरफी का नाम है दोस्तों। 40,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से आरजेडी के नेता मुजाहिद आलम चुनाव हार गए थे दोस्तों। इस बार मुजाहिद आलम को टिकट देकर मैदान में उतारा जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एआईएमआईएम के जो नेता है, जो वर्तमान विधायक है, क्या उनकी कोई और भूमिका होगी, क्या उनको एमएलसी बनाया जाएगा? जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए 25 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। यह सूची बिहार में पार्टी के इकाई के राष्ट्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। राज्य इकाई के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इस अवसर पर कहा कि गठबंधन धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ मिलकर सांप्रदायिक ताकतों को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि इस महागठबंधन के तहत एआईएमआईएम 35 विधानसभा सीट पर, आजाद समाज पार्टी 25 सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित करेगी। कुल मिलाकर दोस्तों 3 पार्टियां मिलकर एक बार फिर से मैदान में उतरी हुई है। एआईएमआईएम ने गठबंधन किया हुआ है एएसपी पार्टी यानी आजाद समाज पार्टी के साथ में और अपनी जनता पार्टी के साथ में। अब देखते हैं किस तरीके का समीकरण निकलकर सामने आएगा दोस्तों, यानी किस तरीके के रिजल्ट आते हैं। क्या इंडिया गठबंधन इस बार एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने के कारण कुछ सीटों पर फिर नुकसान झेलेगा या फिर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा? जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें अखिलेश यादव को लेकर एक गलत जानकारी, भ्रम पैदा करने वाली जानकारी दी गई दोस्तों। अखिलेश यादव को लेकर पोस्ट करते हुए दैनिक जागरण में खबर छपी। इसमें दावा किया गया कि दिए और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो, क्रिसमस से कुछ सीखना चाहिए। अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है। उनके इस दावे पर अब अखिलेश यादव के समर्थकों ने दैनिक जागरण को आईना दिखाना शुरू कर दिया और कहा कि जानबूझकर अखिलेश यादव को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद आगे कहा गया कि अखिलेश यादव इसीलिए दैनिक जागरण जैसे अखबारों का बहिष्कार करने का आह्वान करते हैं। एक पत्रकार ने पूछा कि इस बार अयोध्या में दीपक कम पड़ गए इसलिए मोमबत्ती जलाई गई। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि विदेश वाले क्रिसमस पर महीनों तक शहर को जगमगा कर रखते हैं, हम सरकार में आएंगे तो दिवाली पर महीनों तक सड़क को सजा कर रखेंगे और शहरों को सजा कर रखेंगे। अखिलेश यादव के इस बयान को गोदी मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव के बयान को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है, ये कोई संयोग नहीं है बल्कि एक किया जा रहा प्रयोग है। अखिलेश यादव को जानबूझकर हिंदू विरोधी बताने के लिए इस तरीके का माहौल बनाया गया है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग की अनियमितताओं के खिलाफ 1 नवंबर को पूरे प्रदेश भर के अंदर आंदोलन का आह्वान किया है। दोस्तों इसमें कांग्रेस पार्टी से लेकर शिवसेना, यूबीटी और अजीत पवार के चाचा शरद पवार की पार्टी मौजूद रहेगी, यानी एनसीपी एसपी मौजूद रहेगी दोस्तों। साथ में एमएनएस पार्टी यानी राज ठाकरे की पार्टी भी चुनाव आयोग को लेकर कई सारे सवाल खड़ा कर सकती है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग से मिलने के लिए राज ठाकरे और पूरा का पूरा महागठबंधन जिसे महायुति महाराष्ट्र में बोला जाता है वो गए थे दोस्तों, और शिकायतें दर्ज करवाई गई और इस पर कोई एक्शन नहीं होने के बाद अब 1 नवंबर से अभियान चलाया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके का अभियान महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के अंदर चलना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में गड़बड़ी और घोटाले के खिलाफ अनशन कर रहे छात्रों को पहले निलंबित किया गया। दोस्तों जब एनएसयूआई के प्रदेश के अध्यक्ष नीरज पांडे समेत अन्य नेता उनके समर्थन में पहुंचे तो उन पर एफआईआर दर्ज की गई। दोस्तों इसी तरह बुंदेलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में भी एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर जिसान रजा
सज्जा और अन्य कार्यकर्ताओं पर एबीवीपी के इशारे पर विश्वविद्यालय की समस्या पर सवाल उठाने के लिए यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। देश भर में आम छात्रों की आवाज उठाने वाले एनएसयूआई को संघ के दबाव में बीजेपी सरकारी निशाना बना रही है। देश के लगभग सभी केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय आरएसएस के नियंत्रण में है दोस्तों, जहां पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से यह आरोप लगाकर बीजेपी वालों और खासकर आरएसएस वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई गई है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के छात्र गुट यानी एनएसयूआई की ओर से कहा गया कि आज देश के लगभग सभी केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय आरएसएस के नियंत्रण में है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार घोटाला है। जब एनएसयूआई ने इन काली करतूतों को उजागर किया तो उल्टा एनएसयूआई के युवा कार्यकर्ताओं पर ही मामला दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज किया गया। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दीपोत्सव में अयोध्या जाने का कार्यक्रम अचानक से निरस्त हो गया दोस्तों। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में नजारत दिखाई दिए नजर नहीं आए। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने कहा कि पक गई है आदतें, बात से सर होगी नहीं, कोई हंगामा करो ऐसे गुजर होगा नहीं, यानी कुछ बड़ा हंगामा हो सकता है। शायद इसीलिए इस तरीके का फैसला बीजेपी के उप मुख्यमंत्रियों ने लिया है। यानी दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है, सारे बड़े लोग उसमें मौजूद रहते हैं दोस्तों, लेकिन अयोध्या के दीपोत्सव में योगी आदित्यनाथ के साथ में उनके उप मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद नहीं रहे और अचानक से उनका कार्यक्रम रद्द किया गया दोस्तों। जिससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसी खटपट है जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी चीजों को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन धीरे धीरे करके स्थिति अब साफ होने लगी है। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने आप को उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सपोज करती जा रही है और बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके से हमेशा से नाराज रहे हैं। मीडिया वाले चाहे इसे कितना भी छुपा ले, आखिरकार बातें खुलकर सबके सामने आ ही जाती है। दीपोत्सव से भी कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया है दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्व सांसद है दोस्तों जो भोपाल से चुनाव जीती थी और जिस पर मालेगांव से जुड़े बम ब्लास्ट के गंभीर आरोप लगे थे और जांच पड़ताल के बाद इन्हें क्लीन चिट दिया गया, लेकिन सवाल अभी भी उठ रहे हैं। ऐसे में प्रज्ञा ठाकुर की ओर से एक विवादित बयान दिया गया है दोस्तों। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि लड़की कहना नहीं मानती तो टांगे तोड़ने में भी कसर मत छोड़ना। बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भोपाल में यह बातें कही। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का यह कहना है कि अगर लड़कियां अपने परिवार के लोगों की बातें नहीं मानती तो उनकी पैर तोड़ देना चाहिए। यानी महिलाओं के प्रति इस तरीके की मानसिकता है इनकी दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस तरीके के बयान पर। अगर आप भी मानते हैं कि एक महिला होकर इस तरीके की बातें करना, साफ तौर पर पता चलता है कि जो हिंदुत्व की विचारधारा बीजेपी के लोग बोलते हैं उस विचारधारा की असलियत आखिरकार क्या है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर तेज प्रताप यादव के ऊपर चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगा है दोस्तों। केस दर्ज किया गया है। बिहार चुनाव 2025 में जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा मामला दर्ज किया गया। महुआ में नामांकन के दौरान उन्होंने प्राइवेट गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर और सायरन और लाइट लगाकर प्रचार किया था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और चुनाव आयोग ने कहा है कि वो इस मामले पर और गंभीरता से एक्शन लेंगे। अभी ये शुरुआत है, ऐसे और भी कई मुकदमे कई सारे नेताओं पर दर्ज होने वाले हैं दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर ये बात स्पष्ट है कि आचार संहिता के जो मामले दर्ज होंगे कहीं ना कहीं उन मामलों के कारण कई सारे लोगों को आने वाले दिनों में अपनी विधायकी भी गंवानी पड़ सकती है। जो भी जानकारी आती है कि आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें कई सारे लोगों के नाम है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम है दोस्तों। इसमें 40वें नंबर पर विनोद श्रीवास्तव का नाम है। महासचिव मुकुंद सिंह, अशोक कुमार पांडे को लालू की बेटी रोहिणी से सीनियर प्रचारक बनाया गया है। इसमें राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मंगनी लाल मंडल का नाम दर्ज किया गया है। वरीय नेताओं में शिवचंद राम, कांति सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी, अली अशरफ फातमी और मीसा भारती के साथ साथ सुरेंद्र प्रसाद यादव, डॉक्टर प्रेमचंद्र गुप्ता, अभय कुशवाहा, सुधाकर सिंह और प्रोफेसर मनोज झा का भी नाम शामिल है दोस्तों। महागठबंधन से खींचतान के बाद आखिरकार स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। आज से प्रियंका गांधी मैदान में उतरने वाली है और राहुल गांधी भी 15 सभाएं करेंगे। तो उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल भी अपने तरीके से पूरा प्रयास करेगी कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी अच्छे खासे अंतरों से चुनाव जीते। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जो माहौल बन चुका है उससे लग रहा है कि बिहार में अब परिवर्तन के लिए लोगों का मूड बनता जा रहा है और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक बिहार का विकास उस गति से नहीं हो सकता जिसकी अपेक्षा बिहार की जनता करती आई है और बार बार उनको धोखा का ही सामना करना पड़ा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि 20 साल हो चुका है, अब इनके बस की नहीं है कुछ विकास करने की, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण बीते दिन रविवार को वायु गुणवत्ता काफी खराब स्थिति में चली गई है। दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार शहर में शाम 4 बजे वायु की गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 296 दर्ज किया गया है, जो खराब की श्रेणी में आता है। ऐसे में दीपावली के मामले पर जब सरकार या फिर कोर्ट की ओर से आदेश जारी किया जाता है कि पटाखे बैन होने चाहिए, इससे लोगों को दिक्कतें होती है, पोल्यूशन होता है, तो इस पर कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी संगठन के लोग विरोध करने लगते हैं और कहते हैं कि त्योहारों पर यह रोक क्यों लगाई जाती है। हालांकि सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब पटाखा चलाने से पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, तो उस पर रोक क्यों नहीं लगनी चाहिए। आखिर आम लोगों के जनजीवन का मामला है, जीवन का मामला है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि प्रदूषण होने पर एक्शन लेने से पहले ही पटाखों पर बैन लगाया जाना चाहिए। और दिल्ली जैसे इलाके जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण देखा जाता है दीपावली के बाद में, वहां पर यहां सख्ती से नियम लागू किए जाने चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें दीपोत्सव के मौके को लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक बयान देते हुए कहा कि रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लगेगा, यानी जिनको दीपोत्सव अच्छा नहीं लग रहा अयोध्या में वो रामद्रोही है। इस तरीके के बयान के बाद लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि इसलिए अयोध्या में हार गए आप लोग। अकेले अयोध्या में ही नहीं बल्कि प्रभु राम जहां जहां गए थे हर जगह हार गए आप लोग। प्रभु राम जानते हैं कि कौन रामद्रोही है। कुल मिलाकर दोस्तों 2024 के चुनाव में भाजपा को मिली हार के बाद अब बीजेपी वालों को कम से कम इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। तो लिखकर जरूर बताएगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।